नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के विगत वर्षों में आए हुए जो पुराने प्रश्न पत्र हमारे हैं उनको हम हल करेंगे। इसका भाग 1 मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने व्याख्या की थी। आज हम आगे का पेपर देखेंगे, जिसमें हम बड़े प्रश्न और 4-4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे सोल्व करना है वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किया था वो व्याख्या का था। आज हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। ये किसके हैं? ये बड़े प्रश्न और इसमें 4-4 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसके बारे में आज जानेंगे। जो दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर इसमें देना होता है। 8 नंबर का एक प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय बताएं या ईदगाह कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट करें। दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। इसमें मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपको मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय अच्छे से आता है तो आप यही प्रश्न करें। कारण क्या है? क्योंकि ये प्रश्न आप पॉइंटों में बहुत सुंदर तरीके से लिख पाएंगे और इसमें गलतियों के आसार बहुत कम रहेंगे, तो आप यही प्रश्न करें। इसमें सबसे पहले आप जन्म बताएंगे कि इनका जन्म 8 फरवरी 1925 में अमृतसर में हुआ। पिता इनके करमचंद गुगलानी थे और उसके पश्चात माता श्रीमती बच्चन कौर थी। बचपन का नाम इनका मदन मोहन गुगलानी था। लाहौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरह से आप इनके शिक्षा के बारे में भी बताएंगे। उसके पश्चात देखिए, यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं वर्णन करूँगी तो ये पूरे 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। तो इसके मोहन राकेश के साहित्यिक परिचय के लिए मैं आपको पहले इनका परिचय करवा चुकी हूँ और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वहाँ से इसका साहित्यिक परिचय आप कर सकते हो। तो पहले आप इसमें जन्म के बारे में, जीवन के बारे में बताएंगे और उसके पश्चात इनके साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, निबंध संग्रह और इनके यात्रा वृत्त के साथ साथ अनुवाद जो रचनाएं हैं, अनुवादित रचनाओं के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताएं, यानी ये आपको 3 भागों में बांट कर करना है ये प्रश्न। जो पहला भाग रहेगा वो कौन सा रहेगा? इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, तो पहला भाग यहाँ रहेगा जीवन परिचय के बारे में। दूसरा जो रहेगा वो इनका रहेगा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं। और तीसरा जो इनका रहेगा वो रहेगा इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं, ये आप तीसरा पॉइंट बनाओगे। और साहित्यिक विशेषताएं मोहन राकेश की आप सबको पता है, मैं करवा चुकी हूँ। महानगरीय और पारिवारिक और सामाजिक विसंगतियों का इन्होंने विवेचन किया है, क्योंकि ये आधुनिक काल के लेखक हैं। मानव मन के संत्रास, घुटन, पीड़ा, दुख, उसका चित्रण इन्होंने किया है। जीवन की जो विषमताएं हैं उनका यथार्थ चित्रण किया है। मानव मन की जो स्वार्थ प्रवृत्ति है उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया है। इसके साथ साथ नारी जाति की व्यथा का, नारी जाति के दुख का चित्रण भी इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। और ये बताने के बाद इसको आप विस्तार से बताओगे। सभी पॉइंट आप विस्तार से वर्णन करने के बाद आप इसका निष्कर्ष लिखोगे। तो इस तरह से ये 8 नंबर का प्रश्न आपका बन जाएगा। अब अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपने इसको तैयार नहीं किया था जीवन परिचय में, तो बचता है ईदगाह कहानी की मूल संवेदना। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर भूमिका बनाएं या परिचय दें कि ईदगाह कहानी किसकी है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले आदर्शवादी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर प्रेरित हुए और उसी से प्रेरित इनकी कहानी है ईदगाह। इस कहानी में मुख्यतः जो मूल संवेदनाएं हैं वो निम्नलिखित है। आप चाहे तो इसको पॉइंटों में दे, आप चाहे तो इनको स्टेंजा में दे, लेकिन मैं पॉइंटों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे पढ़ने वाले को आपका प्रश्न बहुत अच्छे से एकदम देखते ही समझ में आता है कि क्या आपने ये अच्छा लिखा या नहीं लिखा। अगर आप पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहला मूल संवेदना, यानी वैसे तो हमें बताना है कि मूल इसमें भाव क्या है, लेकिन इसमें कई सारे भावों को संकलित किया है। एक तो ईद के पावन त्यौहार का चित्रण यहाँ पर किया है। दूसरा जो बालक हामिद है उसके चरित्र के माध्यम से जो बाल मनोविज्ञान की गहराइयाँ हैं उनको स्पर्श करने का प्रयास किया है। तो दूसरा पॉइंट आप ये बनाएंगे। तीसरा पॉइंट आप इसका बना सकते हैं कि महानगर में रहने वाले जो अमीर लोग हैं उनका चित्रण इस कहानी में उन्होंने किया है, यानी उनके जीवन को, उनके वैभवपूर्ण जीवन को चित्रित करना भी कहानी का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है।
उसके साथ साथ अगर देखें, जो उस समय मेले लगते थे त्योहारों पर, उनका भी बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण प्रेमचंद ने इस ईदगाह कहानी में किया है। और अंतिम पॉइंट आप बना सकते हो कि ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना इनका प्रमुख लक्ष्य रहा है, क्योंकि बालक हामिद बुजुर्ग हामिद बन जाता है और दादी अमीना बालिका अमीना बन जाती है। इससे सुंदर चित्रण और कोई नहीं हो सकता किसी भी बाल मनोविज्ञान का, कि बच्चे का मन कितना प्रौढ़ हो सकता है परिस्थितियों के कारण, कैसे वो अपनी मन की इच्छाओं को दबाकर अपनी दादी की कुशलता के लिए उनके हाथ ना जले इसलिए वो चिमटा खरीद लेता है। तो इसलिए हम ये देखें तो मूल संवेदना क्या है, बाल मनोविज्ञान का चित्रण इस कहानी में करना, इस कहानी के माध्यम से करना। और अंत में आप इसका निष्कर्ष देंगे कि निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो ये बहुत ही भावात्मक और संवेदनशील कहानी है ईदगाह, जिसमें हामिद और अमीना के द्वारा इस कहानी को संजीवता प्रदान की गई है, या कहानी के जो पात्र है कहानी को सजीव बनाने में पूर्णतः सक्षम है। तो ये मूल संवेदना इस तरह से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। पहले आप भूमिका बनाएंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें पॉइंट दें, नहीं तो आप इनके स्टैंजा चेंज करें। जो चाहे वो ईद का पावन त्यौहार है, या फिर बालक हामिद का चरित्र है, या फिर उसके दोस्तों के साथ उसका जो व्यवहार है, जो बाल मनोविज्ञान में आप डाल सकते हैं। जो नगर के अमीर लोगों का चित्रण है वो कहाँ से पता चला, जब हामिद अपने दोस्तों के साथ जाता है और आसपास बड़ी बड़ी उसमें नगर में प्रवेश करने के बाद जो घर दिखाई देते हैं उनसे पता चलता है कि जो अमीर लोग हैं वो कितने ऐशो आराम से जीवन जी रहे थे। और उसके बाद जब मेले में जाते हैं तो मेले का चित्रण कैसा है, मेले का दृश्य कैसा है, और इसके साथ जो हामिद के अपने दोस्तों के साथ जो बातचीत है वो विशेष तौर से उनके मनोविज्ञान को, उनके मन के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। तो इस तरह से आप चाहें तो इनके पॉइंट दे सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें स्टेंजा में भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप इस तरह से साहित्यिक परिचय के साथ दूसरा प्रश्न भी तैयार करके जाएं, और इस बात के लिए तैयार रहें कि 8 नंबर में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने हैं। 4 ये प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहले है कि पुरस्कार कहानी मधुलिका के त्याग की कहानी है, स्पष्ट करें। यहाँ पर फिर मैं आपको फिर वही बताऊंगी कि जब आप इसका उत्तर दें तो सबसे पहले आप इन चारों प्रश्नों को पढ़ें कि आपको कौन सा प्रश्न अच्छे से आता है। आपको पता है कि पुरस्कार कहानी किसकी है, तो आप इसमें इस कहानी को, इसको उत्तर को दे। आप देखें कि ये नहीं आता तो दूसरा कौन सा जो आपको बहुत अच्छे से आता है, यानी पहले आप अपने 4 प्रश्न छांट ले जो आपको इसमें करने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जो मधुलिका है वो मुख्य नायिका के रूप में है। अरुण से प्रेम के भाव को अभिव्यक्त किया है, अरुण इसमें नायक है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न की भूमिका बनाएंगे कि जो पुरस्कार कहानी है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है, और इस कहानी में प्रेम पर कर्तव्य की विजय प्रमुख है, लेकिन अंत में वो अपने प्रेम का जो उसका प्रेम के प्रति जो कर्तव्य है वो भी पूर्ण करती है, लेकिन जो देश के प्रति जो प्रेम का भाव है वो सर्वोपरि है। यहाँ पर जो मधुलिका है ये कहानी में नायिका के तौर पर है, अरुण यहाँ पर नायक के रूप में है जो कि एक राजकुमार है। अब आप इसका स्टैंजा चेंज करके बताएं कि मधुलिका के त्याग की कहानी है। मधुलिका ने क्या त्याग किया था? सबसे पहले तो मधुलिका अपनी भूमि का दान कर देती है, जो कि यहाँ कौशल राज्य की परंपरा है। बिना किसी बदले में, बिना किसी जो धन मिलता है वो धन भी राजा को ही समर्पित कर देती है। उसके पश्चात जो अरुण का प्रेम है वो भी इस राज्य की रक्षा के लिए त्याग देती है। इस राज्य की रक्षा के लिए कैसे त्यागती है? क्योंकि अरुण को वो भूमि तो दिलवा देती है, लेकिन बाद में जाकर राजा को बताती है, और अरुण को गिरफ्तार करवाने में भी मधुलिका ही अपनी भूमिका निभाती है और अरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि मधुलिका अपने जीवन में पहले से ही त्याग करती चली आ रही है, और जीवन का अंतिम क्षण भी वो त्याग में ही, त्याग की भावना से ही भरपूर है। क्योंकि जब वो अरुण को देश प्रेम के भाव से भरकर जब वो अरुण को बंदी बनवाने में राजा की सहायता करती है, तो अंत में अरुण के प्रेम के लिए वो मृत्यु को उपहार या पुरस्कार के रूप में राजा से मांग लेती है, तो अर्थात अपने जीवन का प्रेम के लिए त्याग कर देती है। तो इस तरह से इसमें जो घटनाक्रम है
उसके बारे में बताकर आप बता सकते हैं कि जो पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है वो उसके त्याग की ही कहानी है। ये आप इसके निष्कर्ष में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे। उसके बाद है बसुमती जिस दिन हस्ताक्षर करके रुपए लाई थी उसने क्या क्या सपने सजोए थे। देखिए, बसुमती की जो कहानी है ये फैसला कहानी है। इस कहानी में बसुमती की अगर बात करें तो बसुमती एक पढ़ी लिखी युवती है और वो अपने गांव की तरक्की के लिए कामना करती है और ये चाहती है कि उसके गांव के जो टूटा फूटा स्कूल है, जो सड़कें हैं, वो सब अच्छी हो जाएं। एक मिनट। तो इसमें बसुमती की अगर बात हम करें तो वो सबसे पहले आप इसमें परिचय देंगे। परिचय में आप वही बताएंगे, लेखक का नाम बताएंगे, उसके बाद इस नायिका के बारे में बताएंगे और फिर आप बताएंगे कि उसने वो जब हस्ताक्षर करके रुपए लाती है तो कितने उसके मन में सपने हैं। वो जानती है कि वो उन सपनों को कैसे पूरा उसे करना है, लेकिन वो सपने पूरे कर नहीं पाती। ये हमें पता है क्योंकि हमने ये कहानी पढ़ी है कि वो सपने पूरे नहीं कर पाती है, क्योंकि उस पैसे पर अधिकार कौन जताता है? बसुमती का जो पति है, जो प्रधान है, वो उस पर अपना अधिकार जता लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, क्या क्या सपने देखे थे वो हमें बताना है। कि उसने देखे थे कि किस प्रकार वो अपने गांव की सड़कों को पक्का करवाएगी, टूटे फूटे स्कूल में सुधार करवाएगी और उसके गांव के भी दिन बदल जाएंगे, ऐसा उसने सोचा था। या हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दे सकते हैं कि गाँव के विकास और तरक्की के बारे में उसने सपने देखे थे। उसके बाद है फैसला कहानी का सारांश लिखना है। सारांश क्या है इस कहानी का? सबसे पहले आप ये परिचय बनाएंगे या भूमिका बनाएंगे। उसमें आप बताएंगे कि जो फैसला कहानी है उसकी नायिका कौन है? मधुलिका है। और इस कहानी में जो मैत्रेयी पुष्पा है उन्होंने नारी मन के भावों को कितने सुंदर तरीके से अभिव्यक्त यहाँ पर किया है। उसके पश्चात आप इस कहानी का जो सारांश है या सार है वो लिखेंगे कि बसुमती कैसे गांव की मुखिया बन जाती है। उसका पति उसे इलेक्शन में जिता तो देता है या उसे प्रधान के पद पर पहुंचा देता है, लेकिन वो उसे कार्य नहीं करने देता, कदम कदम पर उसके मार्ग में बाधाएं या रुकावटें पैदा करता है। तो इस तरह से आप इसका सारांश बताएंगे। लेकिन अंतिम समय में बसुमती का एक जो निर्णय होता है, वो फैसला क्या है, जो वोट है वो अपने पति को ना देकर वो दूसरे उम्मीदवार को देती है, जिससे कि उसका पति हार जाता है। ये ही वसुमती का फैसला था, जो उस गांव के या उस गांव के जो गलत फैसले हुए थे उसके प्रति या हम कह सकते हैं कि वसुमती का ये निर्णय बहुत ही सोच विचार कर लिया गया निर्णय था, क्योंकि वो गांव के हक में निर्णय लेना चाहती थी। और उसने फैसला क्या लिया कि वोट अपने पति को ना देकर दूसरे उम्मीदवार को दिया, जिससे कि उसका पति हार गया। और ये गांव के प्रति न्याय की भावना से उसने ऐसा किया। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो आप ये प्रश्न ना करें। अगर ये कहानी पढ़ी है, आपको पता है कि मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है, मुख्य पात्र इसमें कौन कौन से हैं, तब आप इस प्रश्न को ज़रूर करें। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद की कहानियों के शिल्प को स्पष्ट करें। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो यहाँ पर हमारे यहाँ कहानी है वो कौन सी कहानी है? पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। हमें मुख्य तो उसी कहानी को ध्यान में रखना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने और भी कहानियाँ पढ़ी हैं तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कहानी की रचना है उसका तरीका क्या है, उसकी शैली क्या है, उसकी शिल्प क्या है। अर्थात उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, ये आप इसमें बताएंगे। शिल्प में क्या आता है, भाषा कैसी है, शब्द चयन कैसे हैं, वाक्य विन्यास कैसे हैं, गुण कैसा है, यानी कहानी को लिखने में उन्होंने किस प्रकार भाव पक्ष और कला पक्ष को कैसे सम्मिलित किया है, वो कहाँ आता है? शिल्प उसमें आता है। तो उसमें सबसे पहले आप जयशंकर प्रसाद का परिचय देंगे। उसके बाद इस दूसरा पॉइंट आप शिल्प का बनाएंगे, जिसमें आप इसकी उनके द्वारा जैसे भाषा है, शब्द चयन है, जो बिंब है, गुण हैं, शैली है, उसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे और उसके बाद इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद है हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, हामिद एक छोटा बालक है, उसके चरित्र के बारे में बताना है, लेकिन छोटा होते हुए भी वो कैसा है? हामिद चिंता करने वाला है, विचार करने वाला बालक है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह आम
जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मेला देखते हैं तो उनका मन डामाडोल हो जाता है। लेकिन हामिद के मन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मन पर इतना कंट्रोल, इतना काबू रखता है कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने की बात सोच लेता है। तो हामिद इससे हमें क्या पता चलता है कि हामिद का चरित्र कैसा है, उसकी दादी के प्रति जो उसके भाव हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी दादी उसे किस तरह से पाल पोस रही है। एक बच्चा है, बालक के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर आप बताओगे कि हामिद कौन सी कहानी का पात्र है। जो हामिद है ये प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी ईदगाह का प्रमुख पात्र है। ईदगाह ये आप बताओगे, यानी भूमिका बनाओगे या परिचय बनाओगे। उसके बाद हामिद के चरित्र की विशेषताएं आप बताओगे। मैं ये वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, अगर आपको पॉइंट में करना है तो आप वहाँ से इसकी विशेषताएं कर सकते हो। उसके बाद है ठेस कहानी के पात्र सिरचन के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। देखिए, आपको बताना क्या है, ठेस कहानी किसकी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ठेस कहानी है उस कहानी के रचनाकार कौन है। उस कहानी के फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ये कहानी है। इसमें आप भूमिका बनाओगे और इसमें किसका चित्रण किया गया है, ग्रामीण अंचल का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार ग्रामीण अंचल का एक कारीगर कितनी कुशलता से अपना कार्य करता है, लेकिन परिस्थितियों में उसका जो धंधा है वो चौपट हो जाता है और अब उसके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं बचता। और इसके साथ आप ये भी बता सकते हो कि किसी कुशल कारीगर को जब ठेस लगती है तो कैसे उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। उसके बाद आप इसकी विशेषताओं का पॉइंट बनाइए। जो सिरचन है ये कुशल कारीगर है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, खाने पीने का शौकीन है, सहृदय है, यानी आत्मीयता के भाव हैं इसमें। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये मानते हैं कि ये कामचोर मजदूर भी है। तो इस तरह से आप सिरचन के चरित्र की विशेषताएं बता सकते हो। देखिए, इन सब के बारे में जो भी छोटे प्रश्न आते हैं 4 नंबर के, उनमें जो भी पात्र हैं उन सब पात्रों का चरित्र चित्रण मैं बाकी जो इनके पहले मैंने वीडियो करवाए थे कथानक और या यूँ कहे तत्वों के आधार पर जब समीक्षा करवाई थी तो इनके पात्रों के बारे में मैं विस्तार से करवा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पेपर हमारा अभी बाकी पड़ा है। ठीक है, तो जब भी आप 4 नंबर का प्रश्न करें तब भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आप बताओगे कहानी का लेखक कौन है और कहानी का नाम क्या है। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है वो बताओगे। जैसे बसुमती के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो बसुमती है ये फैसला कहानी की मुख्य नायिका है और फैसला कहानी मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित कहानी है। फिर उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है वो आप बताओगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष दोगे और इसी तरह से आप ये प्रश्न तैयार करोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने प्रश्न आपको करवाए हैं ये आप साथ के साथ तैयार कर लोगे ताकि आने वाले समय में आपके पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं तो आपकी इससे तैयारी हो पाए। बाकी का जो प्रश्न पत्र है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।